Hi everyone, and today we're going to start with our next chapter, which is going to be about variables, data types and operators. Now, apart from this chapter, अगर हमें DSA के concepts में कोई और concept भी सीखना है तो वो हमें इसी चैनल के ऊपर इस playlist के अंदर अवेलेबल मिल रहा होगा, तो वहाँ से जाकर हम सीख सकते हैं. ऑल्सो ये जो हमारी पूरी DSA सीरीज़ रहेगी, इससे रिगार्डिंग जितने भी हमारे अपडेट्स होंगे, जैसे लेक्चर्स का शेड्यूल हो गया, तो वो सब हम इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर कर रहे होंगे, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है. तो हम चाहें तो इसे भी जाकर चेक कर सकते हैं. ऑल्सो हमारी सीरीज से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होगी, उसे भी आप इसी सेम अकाउंट के साथ शेयर कर सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर 2 के साथ. हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर 2 इन आर DSA सीरीज, जिसके अंदर अब हम C++ के अंदर प्रोग्रामिंग करना सीख रहे होंगे. यानी फाइनली अब हम अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे. अब कोड को लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं, दैट इज़ टू राइट आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम को लिखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि C++ के अंदर आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करते हैं. आउटपुट प्रोड्यूस करने का मतलब है कि अगर मुझे अपनी कोड के थ्रू अपनी स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवाना है तो वो मैं कैसे करा सकती हूँ. तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, विच इज़ दिस स्टेटमेंट. वी बेसिकली यूज़ दिस सी आउट. सी आउट कहने का मतलब है कि हम कुछ आउटपुट कराना चाहते हैं, तो हम सी आउट लिखते हैं. उसके बाद हम इस तरीके से 2 लेस देन के सिंबल लगाते हैं. फिर हम डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो वैसे के वैसी हमारी स्क्रीन पर आकर प्रिंट हो जाती है. ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, इसे हम एक आउटपुट स्टेटमेंट कहते हैं. तो इस आउटपुट स्टेटमेंट को हम अपनी एक C++ की फाइल के अंदर लिखने वाले हैं. अब C++ की फाइल के अंदर कोड लिखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर ये C स्मॉल में लोअर केस में लिखा हुआ है तो हमें कोड के अंदर भी इसे लोअर केस में ही लिखना है. हम अगर कैपिटल C लिख देंगे सी आउट की जगह तो हमारे पास एरर आ जाएगा. तो जो भी चीज़ जैसे भी दिखाई जा रही है, जो चीज़ लोअर केस में है उसे लोअर केस में लिखना है, जो चीज़ अपर केस में है उसे हमें अपर केस में लिखना है. हमें केस चेंज नहीं करना, नहीं तो हमारे कोड के अंदर एरर आ जाएगा. तो इस चीज़ पर हम पहले ही ध्यान देते हुए चल सकते हैं. C++ हो गया, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. और अगर SQL जैसी लैंग्वेज की बात करें या फिर HTML की बात करें तो ये हमारी नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं. अब ठीक है, हमने समझ लिया इस लाइन से हम आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं, पर आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए हमें C++ की एक फाइल बनानी पड़ेगी और उस फाइल को हम बनाने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर. तो आई होप कि फर्स्ट लेक्चर के बाद हम सब ने अपने लैपटॉप्स के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड एंड C++ को सेटअप कर लिया है. तो अब हम रेडी हैं कोड लिखने के लिए. जब हम विजुअल स्टूडियो कोड को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की स्टार्टिंग विंडो आती है. ये जो नीचे वाला रीसेंट सेक्शन है ये आपके पास नहीं आ रहा होगा. ये जनरली तब आता है जब हम काफ़ी टाइम से VS कोड को यूज़ कर रहे हैं. तो इस वेलकम विंडो को यहाँ से जाकर हमें क्रॉस कर देना है एंड वी बेसिकली हैव टू गो टू दिस एक्सप्लोरर आइकन. लेट मी एनलार्ज माई स्क्रीन. तो ये जो लेफ्ट में हमारे पास सबसे टॉप पे आइकन होता है, इसको हम एक्सप्लोरर आइकन कहते हैं और हमें इस पर क्लिक करना है. जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे. हम बेसिकली इस ओपन फोल्डर पर क्लिक करके अपने फोल्डर को ओपन करेंगे. फोल्डर को ओपन करने के लिए आई एम गोइंग टू ओपन दिस फोल्डर कॉल्ड यूट्यूब सीरीज़. इस ओपन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद हम कोई भी फोल्डर है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. हम चाहें तो कोई नया फोल्डर भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने अपने लिए एक नया फोल्डर क्रिएट किया कॉल्ड यूट्यूब सीरीज़. आप चाहें तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं और ये मैंने क्रिएट कर दिया. अब जैसे ये फोल्डर मेरे लिए क्रिएट हो गया, चाहे आप मैक पर हैं चाहे आप विंडोज़ पर हैं, यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड यू कैन ओपन दिस फोल्डर. तो फिर क्या होगा, VS कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन हो जाएगा. कुछ ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, हम इसको येस कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड ये वेलकम विंडो को भी हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे. तो यहाँ से एक्सप्लोरर को क्लिक करके हम लेफ़्ट वाली ये जो पैनल है इसे बंद या ओपन कर सकते हैं. तो पैनल में हमारे फोल्डर का नाम हमारे पास आ रहा है और इस फोल्डर के अंदर अब हम चाहें तो कोई नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं. बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन हम नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं. अब क्योंकि हमें डायरेक्टली कोड लिखना शुरू करना है तो हम एक फ़ाइल क्रिएट करने वाले हैं. इस न्यू फाइल पर क्लिक करके आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल कॉल्ड code.cpp. इस code.cpp में ये जो कोड है ये मेरी फाइल का नाम है. जो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है. जनरली इसे हम इंग्लिश के अंदर रखते हैं तो आप इसको अपना फर्स्ट कोड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. और ये जो .cpp है ये मेरी फाइल की एक्सटेंशन है. C++ की जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सारी फाइल्स की एक्सटेंशन होती है .cpp.
जैसे टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं उनकी एक्सटेंशन .txt होती है, जावा फाइल्स की एक्सटेंशन .java होती है, पाइथन फाइल्स की एक्सटेंशन .py होती है, HTML की एक्सटेंशन .html होती है। तो इस तरीके से फाइल की एक्सटेंशन देख के हम पता कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके का कोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसे किया हम एंटर कर सकते हैं एंड आई हैव क्रिएटेड दिस फाइल कॉल्ड code.cpp। तो अब हम चाहें तो इस पैनल को क्लोज कर सकते हैं और बेसिकली जितना भी हमारा C++ का कोड है वो अब हम इस फाइल के अंदर लिखने वाले हैं। अब इस फाइल के अंदर आई एम गोइंग टू राइट अ लाइन सी आउट, जिसको हमने डिस्कस किया था, और इसके अंदर लेट्स सपोज मुझे प्रिंट करवाना है अपना कॉलेज। तो मैंने क्या किया, मैंने सी आउट लिखा, मैंने इस तरीके से 2 लेस देन के सिंबल लिखे और मैंने डबल कोट्स के अंदर अपना कॉलेज लिखा। और जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं कोड के अंदर, हमें हमेशा इसे एंड करना होता है विद अ सेमीकोलन। अब ये सेमीकोलन का क्या मतलब है, सेमीकोलन को मैंने यहाँ पर भी लिखा है। सेमीकोलन को बेसिकली हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। अब टर्मिनेटर सुन के खतरनाक लग रहा होगा, बट सेमीकोलन इन C++ इज़ वेरी सिमिलर टू फुल स्टॉप इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो पीरियड होता है जो सेंटेंस के एंड पर लगता है, उसका C++ इक्विवेलेंट होता है हमारे पास सेमीकोलन, या हिंदी में जो पूर्ण विराम लगता है, तो उसकी जगह हमारे C++ का जो पूर्ण विराम होता है उसको हम अपना टर्मिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टेटमेंट को ख़त्म कर दिया है। अब ये तो हो गई मेरी आउटपुट स्टेटमेंट। इसे अगर मैं सेव भी कर लूँ, लेकिन अभी ये जो स्टेटमेंट है ये वर्क नहीं करेगी और इनफैक्ट आपके VS कोड में ये रेड लाइन्स आ रही होंगी। जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप है वो हमें पहले ही बता रहा है कि हमारे कोड के अंदर कुछ एरर है। इनफैक्ट इस पर अगर हम हवर करेंगे तो हम देख भी पाएंगे दिस डिक्लेरेशन हैज़ नो स्टोरेज क्लास और टाइप स्पेसिफायर, ये कुछ एरर आ रहा है। पर ये कोड अभी इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो अपने हर एक C++ कोड के अंदर लिखनी पड़ती हैं। काम तो मुझे सिर्फ ये करवाना है, प्रिंट करवाने का, पर मुझे और भी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी इस काम को कंप्लीट करवाने के लिए, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो हम अपने C++ के कोड के अंदर ऐड करते हैं दैट इज़ आर मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे फ्लो चार्ट के अंदर जो भी हमने सॉल्यूशन लिखे थे, तो सॉल्यूशंस को लिखने के लिए हमने हमेशा स्टार्ट के साथ शुरुआत की थी। तो कोड के अंदर जो मेन फंक्शन होता है दैट इज लाइक द स्टार्ट इन फ्लो चार्ट। सारा का सारा जो कोड एग्जीक्यूट होना, रन होना शुरू होता है वो हमेशा इस मेन फंक्शन से रन होना शुरू होता है। वैसे फंक्शंस के बारे में बाद में हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर आएगा, तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन क्या होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये याद रखना है कि एक मेन फंक्शन नाम की चीज़ होती है जो हमें हमेशा लिखनी होती है। और मेन फंक्शन को कैसे लिखते हैं, मेन फंक्शन को लिखने के लिए हम लिखते हैं इंट मेन, बीच में स्पेस आ रहा है, उसके बाद हमारे पेरेंथेसिस एंड उसके बाद हमारे करली ब्रेसेस, और जो भी हमें काम करवाना होता है वो हम इन करली ब्रेसेस के बीच में लिख रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा मेन फंक्शन कोड के अंदर लिखा जाता है। लेट अस राइट द मेन फंक्शन, मैंने लिख दिया इंट मेन, एंड इस तरीके से ये जो सी आउट वाली लाइन है इसको कट करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसे और थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, तो ये मेरा पूरा का पूरा मेन फंक्शन हो गया। तो मेन फंक्शन को लिखने के पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कंपाइलर को हम बता दें कि एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम का। पर इसके साथ में 2 और एडिशनल लाइन्स हैं जिनको हमें लिखना पड़ता है, और इन लाइन्स को हम लिखते हैं अपने कोड के, अपने प्रोग्राम के, अपनी फाइल के टॉप पर। सबसे पहली लाइन होती है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्या होता है, बहुत ही टेक्निकल भाषा में मैं आपको बताऊं तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम को हम अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है जो हम कंपाइलेशन से पहले ही अपने कंपाइलर को कुछ बात बता रहे हैं, और ये बात हम ये बता रहे हैं कि एक आईओस्ट्रीम नाम की फाइल है जिसके अंदर ये सी आउट का लॉजिक लिखा हुआ है। अभी C++ को नहीं पता सी आउट का लॉजिक कहाँ है, सी आउट कैसे काम करेगा, सी आउट का काम प्रिंट करवाना है या इनपुट लेना है या क्या है, वो कंपाइलर को नहीं पता। कंपाइलर को कब पता चलेगा, जब हम इस आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करेंगे अपनी फाइल के अंदर। तो इसीलिए सबसे ऊपर हमने इसे इंक्लूड कर लिया। तो ये सिंटैक्स होता है इंक्लूड करने का, और ये ऐसी लाइन है जिसको हम हर एक सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे। तो अब इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे खुद ही आदत हो जाएगी। सेकेंड लाइन जो हम लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब नेम स्पेस का क्या मतलब होता है, बेसिकली जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सी आउट बहुत ही यूनिक चीज़ है। हो सकता है हमारे पास एक फाइल हो जिसके अंदर एक सी आउट लिखा हुआ है, हमारे पास दूसरी फाइल हो जिसके अंदर एक सी आउट लिखा हुआ है, हमारे पास तीसरी फाइल हो जिसके अंदर एक सी आउट लिखा हुआ है, या फिर जैसे सी आउट होता है वैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे हमारे पास एक सी इन भी होता है।
तो लेट्स सपोज सी इन भी अलग अलग फाइल्स के अंदर लिखा हुआ है। अब कंपाइलर को कैसे पता कि उसको ये वाला सी आउट यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है? तो बेसिकली हम उसे बताते हैं कि C++ के अंदर एक std नाम की नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या होता है उसे अभी के लिए हम फाइल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ज़्यादा उसमें डीप जाएंगे तो अभी हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, उसको बाद में जाके हम डिटेल में पढ़ सकते हैं कि नेम स्पेस का क्या मतलब होता है। अभी के लिए इमेजिन करना है कि वो सिर्फ एक फाइल है जिसमें कई सारी चीज़ों का लॉजिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिस नेम स्पेस को हम यूज़ करना चाहते हैं उसका नाम std है। तो हमने सिंपली बताया है कि हम यूज़ करना चाहते हैं पूरे कोड के अंदर एक नेम स्पेस जिसका नाम है std। वैसे अगर हम चाहें तो ये लाइन अपने कोड से हटाना चाहें तो बिल्कुल हटा सकते हैं, बस फिर हर बार जब भी हम सी आउट लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे तो हमें इस तरीके से std लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि std वाली नेम स्पेस का सी आउट हम यूज़ करना चाहते हैं। पर बार बार हम ऐसे std नहीं लिखते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, हम यूजिंग नेम स्पेस std। std बेसिकली C++ का स्टैंडर्ड नेम स्पेस होता है जिसको हमने ऊपर ही इंक्लूड कर लिया है। ये दोनों लाइनों का मतलब अगर शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड लगे तो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, बट धीरे धीरे बार बार हम इनका सिंटैक्स लिखेंगे तो हमें आदत हो जाएगी। तो ये जनरली इतना हमारा कोड होता है जिसको हम हर बार हर एक C++ फाइल के अंदर लिख रहे होंगे। इसके साथ में एक और एडिशनल चीज़ होती है, वो एडिशनल चीज़ होती है कि जो हमने पूरा का पूरा अपना काम लिख लिया, काम मतलब कुछ भी प्रिंट करवाने का काम, उसके बाद हम हमेशा एक रिटर्न 0 लिखते हैं। रिटर्न 0 के बिना हमारा कोड बिल्कुल रन कर जाएगा, लेकिन क्योंकि इस फंक्शन का काम है एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना, तो लास्ट में हम एक इंटीजर वैल्यू यानी 0 को रिटर्न कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली इसका मतलब अगर हमें कंप्लीटली समझ नहीं आ रहा तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटीजर क्या होता है। पर ये रिटर्न 0 स्टेटमेंट लिखना एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है। अगर ये आप स्किप कर रहे हैं तो मतलब हमें अच्छे से प्रोग्रामिंग नहीं आती है। तो हमने कंप्लीट सारी चीज़ों को लिख लिया है। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चली होगी कि अगर हमें सिर्फ प्रिंट करवाने का भी काम करना पड़ता है कोड के अंदर, तो भी हमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा लाइनें लिखनी पड़ती हैं ताकि कंपाइलर हमारा काम समझ सके, हम जो करवाना चाहते हैं उसे समझ सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो ये तो हमने अपना कोड लिख दिया। अब इसे Ctrl+S या Command+S प्रेस करके हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे VS कोड पर ये हमारे पास नीचे की तरफ ऑप्शंस आ रहे होंगे, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, डीबग, कंसोल, आउटपुट हो गया। हमें इस टर्मिनल पर जाना है। टर्मिनल पर हमारे पास हमारे फोल्डर का नाम भी आ रहा होगा, हमारे पास हमारी पूरी मशीन का नाम भी आ रहा होगा। तो जब आपके फोल्डर का नाम सही दिखा रहा है मतलब टर्मिनल में सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। अब सबसे पहले जब भी हम किसी भी फाइल को रन करना चाहते हैं, जब भी हम किसी भी कोड को रन करना चाहते हैं, वो 2 स्टेजेस के अंदर रन करता है। कैसे रन करता है? सबसे पहले तो हमें उस कोड को कंपाइल करना पड़ता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें कंपाइलर उस कोड को कंपाइल करता है। कंपाइल करने का मतलब होता है कि कोड के अंदर बेसिक चीज़ें देखना, आपने सारी चीज़ें सही तो लिखी है ना, कोई गलती तो नहीं है, जो C++ के रूल्स होते हैं उन सारे रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं ना, कोई रेड लाइन तो नहीं आ रही कोड के अंदर। तो कंपाइल करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होती है टर्मिनल के अंदर G++, जिससे हम अपने C++ कंपाइलर को इन्वोक कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम लिखते हैं अपनी फाइल का नाम। हमारी फाइल का नाम है code.cpp, तो हम इसे एंटर कर देंगे। अगर कोई भी एरर नहीं आया, सक्सेसफुली एंटर हो गया, तो मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल कर गया। जैसे ही हमारा जो C++ का कोड होता है, code.cpp फाइल है, जैसे ही कंपाइलर ने उसे कंपाइल कर दिया तो कंपाइलर उसके लिए बना देता है एक नई एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसका लॉजिक हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर को C++ समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 बाइनरी समझ में आती है। 0 और 1 को बाइनरी कहते हैं प्रोग्रामिंग में, और बाइनरी कहने का मतलब है कि इस पूरे कोड को फिर मुझे एक बाइनरी फाइल के अंदर, एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट करने का काम होता है कंपाइलर का। तो अब आपके सिस्टम में उसी सेम फोल्डर के अंदर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई होगी। इस फाइल को हम देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक्सप्लोरर पर अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक नई फाइल बन गई है a.out। आपके पास मोस्ट प्रॉबेबली जो फाइल बनी होगी उसका नाम या तो a.exe होगा या something.exe होगा। .exe फाइल विंडोज यूजर के लिए बनती है और .out फाइल मैक यूजर्स के लिए बनती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम हमारे पास अलग एक्सटेंशन की फाइल बन गई होगी, पर इवेंचुअली चाहे exe हो चाहे out हो, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको रन किया जाता है। तो अगर अब मुझे इस फाइल को रन करना है, हम रन किसको करते हैं? हम रन अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल को करते हैं। तो इस फाइल को रन करने के लिए हमें लिखना पड़ता है ./a.out। अगर आप विंडोज सिस्टम पर हैं तो आपको .exe लिखना पड़ेगा, एंड फिर हम कर देते हैं एंटर। जैसे ही हमने एंटर किया हमारे पास ये सेम चीज़ प्रिंट होकर आ गई, अपना कॉलेज। तो यहाँ पर हमने अपना कॉलेज लिखा था, एज इट इज़
हमारे पास यहाँ पर अपना कॉलेज प्रिंट होकर आ गया। अब वैसे तो हमारा कोड 2 स्टेजेस में रन करता है, फर्स्ट स्टेज इज कंपाइलेशन, सेकंड स्टेज इज एग्जीक्यूशन या रनिंग का स्टेज, लेकिन इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन करने का मतलब है कि हम सिंपली लिख सकते हैं G++ code.cpp एंड ये एंड का सिंबल है, मतलब हम 2 कमांड्स को एक साथ रन करना चाह रहे हैं। और सेकंड कमांड है ./a.out। तो इसको मैंने एंटर किया, तो इस बार एक ही लाइन में मेरा कोड पहले कंपाइल हुआ, उसके बाद मेरा कोड रन हो गया और उसका जो आउटपुट है मेरे पास आकर प्रिंट हो गया। अगर टर्मिनल को कभी भी हम क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली क्लियर कमांड लिख सकते हैं और हमारे टर्मिनल से सारी कमांड्स गायब हो जाएंगी। अगर हम पुरानी कमांड को वापस लाना चाहते हैं तो हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज होती हैं उसमें से ऊपर वाली अपवर्ड्स वाली एरो की अगर हम प्रेस करेंगे तो पुरानी कमांड आ जाएगी, एक बार और प्रेस करेंगे उससे पुरानी आ जाएगी, एक बार और प्रेस करेंगे उससे पुरानी एंड उससे पुरानी, डाउनवर्ड्स प्रेस करेंगे तो नई वाली हमारे पास कमांड आ जाएंगी। तो दोबारा कोड को रन करना है तो दोबारा हम इसे प्रेस कर सकते हैं। अब कुछ और प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज इस बार अपना कॉलेज की जगह मुझे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। तो मैंने इसे सेव किया, सेव करवाने के बाद इसे क्लियर करते हैं एंड दोबारा रन करते हैं। तो इस बार मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। यहाँ पर एक बार लेक्चर को पॉज करना है और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह अपना कंप्लीट नाम आपको प्रिंट करवाने की कोशिश करनी है, लिखना है, चेंज करना है कोड को और उसे एग्जीक्यूट करना है। तो अगर उसे हम रन कर पाए हैं मतलब अभी तक चीज़ें हमारे लिए कंप्लीटली क्लियर है। अब जब भी हम ये प्रिंट करवा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पर ये परसेंटेज जैसा अजीब सा साइन हमारे पास आ रहा है। ये साइन, ये सिंबल बेसिकली हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट में कोई एंड लाइन कैरेक्टर नहीं दिया। एंड लाइन कैरेक्टर कहने का मतलब है कि जब हम गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं या जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं या इनफैक्ट अभी जब हम कोड भी लिख रहे हैं तो कोड में नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हमें एंटर प्रेस करना पड़ता है, या जो मैक यूज़र्स हैं उन्हें रिटर्न प्रेस करना पड़ता है। तो उससे हम क्या हो जाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। वैसे ही जब हम कुछ भी प्रिंट करवाते हैं और प्रिंट करवाने के बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन पर आना चाहते हैं तो नेक्स्ट लाइन पर आने का तरीका होता है कि हम लिखते हैं सी आउट और लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हम एक और सेट ऑफ लेस देन कैरेक्टर लिखेंगे और हम लिखेंगे ENDL और फिर सेमीकोलन। तो इसका मतलब है ये जो आउटपुट प्रिंट हो जाए उसके बाद मुझे एक एंड ऑफ लाइन चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आगे का सारा आउटपुट है वो सब नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो इसको भी एक बार करके देखते हैं और जैसे ही मैंने यहाँ पर एंड ऑफ लाइन किया वैसे ही क्या होगा, ये परसेंटेज साइन गायब हो जाएगा। लेट अस क्लियर दिस एंड रीरन। तो इस बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है विदाउट अ परसेंटेज साइन क्योंकि लास्ट में हमने कैरेक्टर को क्लियर कर दिया और हम नेक्स्ट लाइन पर आ गए। अब ऐसे ही नेक्स्ट लाइन लिखने का एक और तरीका होता है कि हम यहाँ पर लिख दें \n। हम डबल कोट्स के अंदर ये / सिंबल होता है, पीछे से आगे की तरफ आता है एंड ये n हो गया। तो \n कहने का मतलब है कि हमें एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर चाहिए। इसका भी आउटपुट बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब वैसे बहुत ज़्यादा अगर डीप डाइव करें तो जनरली जो \n होता है वो थोड़ा सा हल्का सा फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू एंड लाइन। तो जनरली जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पर मूव कर जाएंगे और जब या कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग या कोई और चीज़ें कर रहे हैं तो यू कैन प्रेफर \n एज़ कम्पेयर टू एंड लाइन। पर अभी के लिए सीखते टाइम कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेजॉरिटी टाइम्स मैं एंड लाइन नहीं लिखने वाली हूँ क्योंकि उसको मेरे लिए टाइप करना ज़्यादा ईजी है। तो ये जो \n है हम चाहें तो इसे अपने इस आउटपुट के साथ भी लिख सकते हैं कि मैंने अपना कुछ भी काम लिखा आउटपुट करवाने के लिए और उसके बाद \n लिख दिया। तो इससे भी हमारा जो आउटपुट है वो कम्प्लीटली सेम होने वाला है। अगर हम \n के बाद कुछ प्रिंट करवाते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिखा फ्रॉम अपना कॉलेज, ये मेरा हेलो वर्ल्ड हो गया, ये मेरा \n हो गया, फिर मैंने लिखा फ्रॉम अपना कॉलेज। तो \n के बाद जो भी हम लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा। लेट्स चेक इट। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया तो \n आ गया, फिर ये छोटी सी स्पेस आई तो ये स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो गई, फिर हमारे पास फ्रॉम अपना कॉलेज आ गया। और क्योंकि लास्ट में हमने \n नहीं दिया तो इसीलिए परसेंटेज साइन दोबारा हमारे पास आ गया। तो ये ट्रेलिंग कैरेक्टर को अगर हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा लास्ट में हमें या तो एंड लाइन देना पड़ेगा या फिर हमें \n देना पड़ेगा। हम चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। ऑल्सो अगर हमें मल्टीपल चीज़ें एक ही लाइन पर प्रिंट करवानी है तो उन्हें हम इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। सी आउट मैंने किया अपना कॉलेज, उसके बाद मैंने एक स्पेस दिया और नेक्स्ट जो मैं चीज़ प्रिंट करवाना चाहती हूँ दैट इज़ हेलो वर्ल्ड एंड उसके बाद एंड ऑफ लाइन। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेम लाइन पर प्रिंट होगी क्योंकि बीच में ना एंड ऑफ लाइन आया ना बीच में \n आया। एंड इसे क्लियर करेंगे तो पहले अपना कॉलेज आएगा स्पेस, फिर हेलो वर्ल्ड आएगा एंड देन नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर एक बार पॉज करना है एंड व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वट एवर योर फर्स्ट नेम, मैं अपना नाम लेकर एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम
मैंने एक लाइन पर प्रिंट करवाया और नेक्स्ट नेम, लास्ट नेम नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवाया। और आपको सी आउट स्टेटमेंट एक ही लिखनी है, एक सिंगल स्टेटमेंट से आपको इस तरीके से 2 लाइन में आउटपुट लेकर आना है। एक बार पॉज करना है और खुद से इस तरीके से अपने फर्स्ट एंड लास्ट नेम को प्रिंट करवाने की कोशिश करनी है। ऑल्सो जब हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम इस लाइन को हटा दें तो ये जो बचा हुआ पूरा का पूरा कोड है, इस कोड को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। हम इस कोड को कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड कहने का मतलब है कि ये स्टार्टिंग कोड है जो हमेशा लिखा ही लिखा जाएगा, चाहे आप कोई भी सवाल क्यों ना सॉल्व कर रहे हो। तो जनरली हर एक डीएसए क्वेश्चन के अंदर हम इस तरीके के एक बॉयलर प्लेट कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसे प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉमेंट कहते हैं। हम चाहें तो अपने कोड के अंदर कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स कोड का पार्ट नहीं होते, कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर कर देता है। कमेंट्स में हमें कोई रूल फॉलो नहीं करने पड़ते। बेसिकली कमेंट्स को कंपाइलर के लिए नहीं, ह्यूमंस के लिए लिखा जाता है। जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी में अगर बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं और हर कोई अपना कोड लिख रहा है, अब कोई नया डेवलपर अगर टीम के अंदर आता है तो उसे समझना पड़ेगा पुराने लोगों का कोड। अब पुराने लोगों का कोड समझने में हमें कॉमेंट्स हेल्प करते हैं। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया ये इंट मेन है, तो उसके ऊपर कॉमेंट करके लिखा जा सकता है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहां से किसी नए डेवलपर को पढ़ के समझ आ जाएगा कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो कमेंट्स बेसिकली इंग्लिश में लिखे जाते हैं। हम चाहें तो किसी और दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जो VS कोड को समझ में आती हो, पर जनरली प्रेफर टू राइट देम इन इंग्लिश। एंड किसी भी इंग्लिश की स्टेटमेंट को कमेंट बनाने के लिए हमें सिंपली अपनी स्टेटमेंट लिखनी होती है। जैसे मैंने लिख दिया बॉयलर प्लेट कोड। अब जैसे ही इसके आगे मैं ये 2 स्लैशेस लगा दूंगी, वैसे ही कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि एक कमेंट है। तो कमेंट्स को जनरली VS कोड ग्रीन कलर से दिखाता है और जनरली मोस्ट ऑफ द एडिटर्स ग्रीन कलर से अपने कमेंट्स को दिखा रहे होते हैं। वैसे कमेंट करने का एक और शॉर्टकट भी होता है। हम एक साथ अगर कंट्रोल/ को प्रेस करें तो लाइन ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगी, या मैक यूजर्स के लिए कमांड/ को अगर प्रेस करें तो लाइन ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगी, और ऐसे ही दोबारा प्रेस करें तो अनकमेंट हो जाएगी। अगर मुझे पूरे की पूरी फाइल को एक साथ कमेंट करना है तो सिलेक्ट करना है और कंट्रोल/ या कमांड/ दबा देना है। तो इस तरीके से हमारे कमेंट्स वर्क करते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, हम आउटपुट कैसे करा सकते हैं, हम कमेंट कैसे करा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर हम बढ़ने वाले हैं तो वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रक्स होते हैं C++ प्रोग्रामिंग का। अब वेरिएबल कहने का क्या मतलब है? वेरिएबल्स वैसे हमने ऑलरेडी यूज़ किए होंगे मैथ के अंदर। मैथ के अंदर अगर हमें कभी डिफाइन करना होता है a की वैल्यू 5 है तो हम लिख देते हैं a = 5। हमें कभी लिखना होता है x की वैल्यू 10 है तो हम लिख देते हैं x = 10, y = 5। तो ये जो a होता है, ये जो x होता है, ये जो y होता है, इन्हीं को मैथ के अंदर वेरिएबल्स कहते हैं और इन्हीं को C++ के अंदर भी हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे अगर मुझे एज है मेरे पास, मुझे एज 25 स्टोर करनी है तो मैं एक वेरिएबल बना सकती हूँ एज, और उसके अंदर = 25 करके अपनी वैल्यू 25 को स्टोर करा सकती हूँ। अब जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके साथ उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ता है, पर डेटा टाइप को अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वेरिएबल्स पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली मैंने एक एज वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 25। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये डेटा कोई नंबर हो, ये डेटा कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। लेट्स सपोज मुझे अपना ग्रेड स्टोर कराना है तो ग्रेड = A। जब भी कैरेक्टर्स लिखते हैं C++ के अंदर तो सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं सिंगल कैरेक्टर। जब भी बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखने हैं ABCD तो उन्हें डबल कोट्स के अंदर लिखने हैं। ये चीज़ याद रखनी है। तो ये जनरल कन्वेंशन है जो सिर्फ C++ नहीं, हम जावा के अंदर या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हमने कभी कोड के अंदर लिखा, जैसे लेट्स सपोज दिस इज़ माई कोड, इस कोड के अंदर मैंने लिखा एज = 25। ये मैंने एक वेरिएबल को क्रिएट किया। अभी वैसे इसके अंदर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वेरिएबल का टाइप नहीं बताया, पर लेट्स सपोज मैंने ये वेरिएबल बना दिया एज = 25। जैसे ही हम ये लिखेंगे कोड के अंदर, वैसे ही क्या होगा कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, मतलब ये जो 25 है ये कहाँ जाके स्टोर होगा? बेसिकली कंप्यूटर की जो मेमोरी है, यानी कंप्यूटर की जो रैम है, उसे हम एक बॉक्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं, डिफरेंट स्पेसेस होती हैं। या फिर इसे इमेजिन कर सकते हैं बड़ी सी कोई जगह जिसके अंदर किसी ने प्लॉट्स बहुत सारे दे दिए। तो इसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। लेट्स सपोज एक ये कंटेनर हो गया, एक ये कंटेनर हो गया, एक ये कंटेनर हो गया। ये जगह है सारी की सारी मेमोरी के अंदर और ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है कंप्यूटर की मेमोरी। तो जैसे ही मैंने लिखा एज = 25, एक कोई जगह होगी जो एज नाम के वेरिएबल को
एज क्या है, वेरिएबल का नाम है, एलोकेट हो जाएगी और उस जगह पर 25 वाली वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी। जैसे ही मैंने लिखा ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो एक जगह होगी ग्रेड जिसका नाम ग्रेड पड़ जाएगा एंड साथ में इसके अंदर हमारा जो ग्रेड ए है उसकी वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी। तो जब भी हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, मेमोरी के अंदर वो इस तरीके से जाकर एक्चुअली स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। तो वेरिएबल का इंग्लिश के अंदर मतलब होता है जो चीज़ वेरी करती रहती है, जो चीज़ चेंज कर सकती है। मतलब हो सकता है कल को ये एज बढ़ के 26 हो जाए या 28 हो जाए, लेकिन हम इस एज वेरिएबल का नाम सेम रख सकते हैं, हम उस कंटेनर का नाम सेम रख सकते हैं, उसके अंदर की वैल्यू कल को हो सकता है चेंज हो जाए। अब जो हमारी वेरिएबल्स हैं उनको जनरली हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम चाहें तो एक वेरिएबल बना सकते हैं कॉल्ड फुल नेम, तो मैंने फुल नेम नाम का वेरिएबल बना दिया। हम चाहें तो एक वेरिएबल बना सकते हैं कॉल्ड प्राइस। तो इस तरीके से अलग अलग हम वेरिएबल्स बना सकते हैं और उनके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज़ को हम स्टोर करवा सकते हैं। अब जब भी हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं, वो नाम या तो अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होना चाहिए या वो ए से लेके जी तक किसी ना किसी इंग्लिश कैरेक्टर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डिजिट के साथ स्टार्ट कर देंगे और फिर अपने वेरिएबल को 9 एज इस तरीके से कुछ नाम लिख देंगे। हमें हमेशा या तो अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करना है या इस तरीके से स्टार्ट करना है, तो तभी हमारा जो वेरिएबल का नाम होगा वो एक वैलिड नाम होगा। वेरिएबल नेम्स को C++ के अंदर हम एक स्पेशल टर्म देते हैं विच इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है जो नाम हमने दिया है एज अ प्रोग्रामर। तो ये जो एज नाम है इस वेरिएबल को, ये मैंने दिया है, तो ये एज आइडेंटिफायर है। पर जैसे ये इंट हो गया, इंट तो मैंने नहीं दिया एज अ प्रोग्रामर, तो ये इंट आइडेंटिफायर नहीं है। तो हमारे वेरिएबल्स के नाम को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। अब जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हमेशा 100% ऑफ द टाइम्स हमेशा हमें वेरिएबल के साथ उसका डेटा टाइप बताना होता है। डेटा टाइप इसलिए बताना होता है ताकि कंपाइलर जान सके कि आप अपने वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर कराना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर वैल्यू स्टोर करानी है 25 और मैंने उसके लिए एक एज नाम का वेरिएबल बना दिया, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू किस टाइप की है। अब मुझे ऑलरेडी पता है 25 इज़ व्हाट, 25 इज़ एन इंटीजर वैल्यू, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इंट। इंटीजर वो वैल्यूज़ होती हैं जो स्टूडेंट भूल गए जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं होती, जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मैं हमेशा लिखूंगी इंट एज इज इक्वल टू 25। जैसे यहाँ पर मैंने ये जो एज वेरिएबल बनाया था इसके अंदर अभी एरर आ रहा है, पर मैंने जैसे ही इंट लिख दिया एंड इसे सेव कर दिया, अब कोई एरर नहीं है। अब ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल एग्जीक्यूट करेगी, मेरे कोड के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। और इस इंट से मुझे पता चल रहा है कि ये जो एज नाम का वेरिएबल है ये एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। हम चाहें तो इस वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हैं। वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए अगर मैंने डबल कोट्स में लिखा इस तरीके से एज, तो एक बार देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो हमारे लिए एज ही प्रिंट हो जाएगा। मतलब डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो वैसे के वैसे प्रिंट होती है, पर मुझे तो एज की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए मुझे इन डबल कोट्स को हटाना पड़ेगा। जब मैं इन डबल कोट्स को हटाऊंगी तो C++ का कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो एज की मैं बात कर रही हूँ, इस पर हवर भी करें अगर, तो मैं इंटीजर एज की बात कर रही हूँ और इंटीजर एज के अंदर वैल्यू 25 है। लेट अस सेव इट अगेन एंड रन द कोड। तो इस बार हमारे पास आउटपुट में आया है वैल्यू 25 के इक्वल। तो इस तरीके से वेरिएबल्स को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, उनको हम कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप इंटरनली मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स की जगह लेता है। ये जो मैंने 4 बाइट्स बोला इसका क्या मतलब है, अभी जो मैं बताने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बेसिकली कंप्यूटर्स, पहली बात कर ली हमने, 10 बार बात कर ली होगी कि कंप्यूटर्स 0-1 नंबर सिस्टम पर चलते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल 0-1 समझ में आता है। तो कंप्यूटर के जो दिमाग की मैथ होती है ना, कंप्यूटर के जो अंदर की मैथ होती है, वो हमारी वाली नॉर्मल मैथ नहीं होती। कंप्यूटर की जो मैथ है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करती है। बाद में बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ऊपर ऊपर से हम चीज़ें देख रहे हैं थोड़ी सी। कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम में एक जो सिंगल डिजिट होता है वो या तो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है, और इस सिंगल डिजिट को हम कहते हैं अपनी बिट। सिंगल डिजिट को बिट कहा जाता है, ये याद रखना है। अगर हम 8 बिट्स ले लें तो उसे हम अपनी एक बाइट कह देते हैं। 8 बिट्स मतलब यहाँ पे एक बिट आएगी, यहाँ दूसरी आएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6, 7 और 8। जब हम ये 8 बिट्स का कलेक्शन लेते हैं, मतलब जब हमारे पास इस तरीके का कुछ बाइनरी नंबर आता है जिसमें सिर्फ 0 और 1 है, इसको हम एक बाइट कह देते हैं। तो 4 बाइट्स कहने का मतलब है कि हमारे पास इस तरीके के 4 सेट्स हैं। मतलब हमारे पास 8 × 4
32 बिट्स की जगह है एक इंटीजर नंबर को स्टोर कराने के लिए। अब अभी अगर ये मैथ आपको उतनी ज़्यादा क्लियर ना हो तो घबराने की बात नहीं है, बाद में बाइनरी नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि इंटीजर के अंदर हमारे पास 4 बाइट्स की जगह होती है। तो जब भी इंटीजर डिक्लेयर होता है, मतलब जब भी हमने कोड के अंदर लिख दिया कि मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है एज जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 25, तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर इस तरीके की बिट्स की 32 स्पेसेस रिजर्व हो जाती हैं, चाहे उनको सबको आप यूज़ मत करो पर वो रिजर्व हो जाती हैं, और फिर उसमें जाके 25 को हम स्टोर करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। 25 ऐसे का ऐसे 25 स्टोर नहीं होता, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में 25 को कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। अगर एग्जैक्टली हमें 25 का बाइनरी फॉर्म जानना हो तो वो होता है 11001। ये 25 का बाइनरी फॉर्म होता है। इसको कैसे निकालते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेमोरी के अंदर 25 स्टोर नहीं होता, मेमोरी के अंदर 11001 स्टोर होता है। तो इस तरीके से हमारी कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो काम करती है। तो हर एक डेटा टाइप का अपना मतलब होता है, और वो मतलब ये होता है कि कितनी जगह मेमोरी के अंदर रिजर्व होनी चाहिए इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। इनफैक्ट इस चीज़ को हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए लेट अस क्लियर दिस। तो चेक करवाने के लिए हम लिखते हैं साइज ऑफ एंड फिर अपने पेरेंथेसिस। तो साइज ऑफ एक फंक्शन होता है जो किसी भी वैल्यू का साइज प्रिंट करवाता है बाइट्स के अंदर। तो इस चीज़ को हम प्रिंट करवा सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं उसको बाद में देखेंगे। एंड इसे अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट होकर आएगी 4। 4 का मतलब है कि ये जो एज नाम का वेरिएबल है, क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो ये 4 बाइट्स की जगह लेता है मेमोरी के अंदर। अब ये तो हो गया इंटीजर। इसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप होता है वो होता है कैरेक्टर, कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप के अंदर हम सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाते हैं। ये जो मेमोरी के अंदर जगह ऑक्यूपाई करता है दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं, लेट्स सपोज मुझे कैरेक्टर ग्रेड स्टोर करवाना है, तो ग्रेड और फिर सिंगल कोट्स, लेट्स सपोज माई ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो मैंने कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए को स्टोर करवा दिया। हम चाहें तो इस ग्रेड को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमारे पास हमारा ग्रेड ए प्रिंट होकर आ जाएगा। लेट अस क्लियर एंड रन दिस। तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो ए हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। हम चाहें तो यहाँ पर लोअर केस में भी ए लिख सकते हैं, तो हमारे पास लोअर केस वाला ए प्रिंट होकर आ जाएगा। अब नंबर्स के लिए तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि जैसे 25 को हमने कन्वर्ट कर दिया 11001 के अंदर, तो हमें पता है कि नंबर को नंबर के अंदर, ठीक है, बाद में हम सीख लेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, जी तक, इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को मेमोरी के अंदर स्टोर कराने से पहले इन सब की ASCII वैल्यू निकाली जाती है और फिर उस ASCII वैल्यू को मेमोरी के अंदर स्टोर कराया जाता है। ये काम हमें नहीं करना पड़ता, ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है अभी, बस मैं आपको उसके पीछे की स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिकली ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसके अंदर हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर डिसाइडेड होता है कि भाई ये जो ए है इसका नंबर है 65, ये फिक्स है, इसका नंबर हमेशा 65 ही रहेगा, चाहे आप C++ में कोड कर रहे हैं चाहे आप जावा में कोड कर रहे हैं। ये जो B है इसका नंबर है 66, जो C है उसका नंबर है 67। उसी तरीके से अगर हम स्मॉल a b c d इनके नंबर्स कंसिडर करें तो ये जो स्मॉल a होता है इसका नंबर होता है 97, स्मॉल b का नंबर होता है 98, स्मॉल c का नंबर होता है 99 एंड सो ऑन। तो जब कंपाइलर इस a को मेमोरी के अंदर स्टोर करा रहा होगा तो मेमोरी के अंदर वो a को स्टोर नहीं कराएगा, वो इस 65 को 01 के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर उस वैल्यू को स्टोर करा रहा होगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं इन सब की एक ASCII वैल्यू एसोसिएटेड होती है, जिसको बाद में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि ASCII वैल्यूज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा स्ट्रिंग्स के बारे में जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे इन कैरेक्टर्स पर यूजिंग दीज ASCII वैल्यूज़। पर अभी के लिए एक छोटा सा ग्लिम्स हमें मिल गया कि मेमोरी के अंदर हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से स्टोर्ड होते हैं। ऑल्सो मेमोरी के अंदर पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स के स्टोर होने का तरीका भी अलग अलग होता है, उसको भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप होता है दैट इज़ फ्लोट डेटा टाइप। अभी तक इंटीजर के अंदर हम किसी भी नंबर जैसे 25 हो गया, जैसे 100 हो गया, उसको स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई वेरिएबल बनाना हुआ तो प्राइस जिसके अंदर वैल्यू है 100.99 डेसिमल वैल्यू आ गई, तो जैसे ही हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज़ आ जाती हैं, इनको हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ कहते हैं डेसिमल के साथ वाली वैल्यूज़ को। तो फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है कॉल्ड फ्लोट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट फ्लोट पाई, PI पाई,
पाई हमारे पास क्या होता है, पाई मैथ के अंदर होता है 3.14, तो इसमें डेसिमल वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से हम अपना फ्लोटिंग वेरिएबल बना सकते हैं। अब जब भी हम फ्लोट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, उनकी वैल्यू लिखने के बाद हमें हमेशा वहाँ पर एफ लिखना होता है। स्मॉल एफ लिख सकते हैं, कैपिटल एफ लिख सकते हैं। बेसिकली जब तक हम ये नहीं लिखते तब तक कंपाइलर अज्यूम करता है कि हम कोई डबल वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, पर हम डबल नहीं लिखना चाह रहे। हमारा डेटा टाइप फ्लोट है तो हम यहाँ पे एफ लिख देते हैं। तो ये हमने फ्लोटिंग वैल्यू को डिफाइन कर लिया। यहाँ पर पाई लिख सकते हैं। मैंने इसे कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली पाई एक कांस्टेंट होता है, और जनरली प्रोग्रामिंग अच्छे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ही रहेगी, तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कैपिटल से जनरली कोड के अंदर दिखाया जाता है। तो इसे क्लियर कर लेते हैं एंड रन करते हैं। तो इस बार मेरे पास 3.14 प्रिंट होकर आ गया। तो ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप हो गया। फ्लोट भी 4 बाइट्स की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट है बूल। बूल इज गोइंग टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि शायद ये प्रोग्रामिंग के अंदर ही हम देख रहे होते हैं। बूल का मतलब होता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन का मतलब होता है या तो ये ट्रू स्टोर कराएगा या ये फॉल्स स्टोर करवाएगा। इसके अंदर 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। और ये जो मेमोरी लेता है वो होती है 1 बाइट की मेमोरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बूलियन वेरिएबल बनाया बूल, एंड इसके लिए मैंने लिख दिया इज सेफ। इज इट सेफ? इज इट सेफ के लिए या तो वैल्यू ट्रू हो सकती है, तो उसके लिए हम स्मॉल टी से ट्रू लिख देंगे, या फिर वैल्यू फॉल्स हो सकती है। अच्छा, जब भी हम अपने बूलियन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं, लेट्स सपोज मैं इस सेफ को प्रिंट करवाऊँ, तो हमारे पास ट्रू या फॉल्स प्रिंट होकर नहीं आता। इंटरनली जो ट्रू वैल्यू होती है इट ट्रांसलेट्स टू 1, एंड जो फॉल्स वैल्यू होती है इट ट्रांसलेट्स टू 0। मतलब जब हम फॉल्स को, अभी ये फॉल्स है इस सेफ, इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 0 प्रिंट होगा, या फिर इसको अगर हम ट्रू करके प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 1 प्रिंट होगा। क्योंकि जब मेमोरी के अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर होता है तो ट्रू या फॉल्स स्टोर नहीं होता, उसमें तो 0 1 स्टोर होता है। तो जब मेमोरी के अंदर ट्रू स्टोर करना होता है तो कंप्यूटर 1 स्टोर करता है, जब मेमोरी के अंदर 0 फॉल्स स्टोर करना होता है तो कंप्यूटर 0 स्टोर करता है। तो दैट इज़ वाई जब हम इन्हें प्रिंट करवाते हैं हमारे पास ट्रू फॉल्स नहीं आता, हमारे पास 0 और 1 वाली वैल्यूज़ प्रिंट होकर आती हैं। तो ये हमारा बूलियन डेटा टाइप हो गया, जिसको बाद में डिटेल में यूज़ करेंगे। और एक हमारे पास डेटा टाइप होता है कॉल्ड डबल। डबल का साइज़ फ्लोट के डबल होता है, यानी 8 बाइट्स होता है, और इसके अंदर भी हम फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वाले नंबर्स को स्टोर कराते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 100.99, तो ये जो नंबर है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक डबल नंबर होगा। तो हम लिख सकते हैं डबल प्राइस इज़ इक्वल टू 100.99। तो इस तरीके से मैंने एक डबल वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। तो मेजॉरिटी कोड हम जो लिखते हैं वो इन्हीं डेटा टाइप्स को यूज़ करके लिख रहे होते हैं। और ये जो हमारे सारे के सारे डेटा टाइप्स होते हैं इन्हें एक स्पेशल टर्म दी जाती है, इन्हें हम बोलते हैं अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बाद में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एरेज पढ़ रहे होंगे, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को पढ़ रहे होंगे, एंड और भी डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। पर ये हमारे प्रिमिटिव यानी सबसे बेसिक वाले डेटा टाइप्स होते हैं। तो इन्हीं 5 डेटा टाइप्स को हम बार बार अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं दैट इज़ टाइप कास्टिंग। तो कभी कभी डेटा को हमें एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हम टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अब टाइप कास्टिंग के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है टाइप कन्वर्जन और दूसरा होता है टाइप कास्टिंग। कन्वर्जन कैसा प्रोसेस होता है? कन्वर्जन एक इम्प्लिसिट प्रोसेस होता है। इम्प्लिसिट मतलब वो प्रोग्रामर को हमें नहीं करना पड़ता, वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देता है। ऑटोमेटिकली कहने का मतलब है जब भी हम एक छोटे टाइप की वैल्यू को किसी लार्ज टाइप की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है, इसमें कोई डेटा लॉस तो हो नहीं रहा। लेट्स सपोज मैंने फ्लोट के अंदर 3.14 स्टोर कराया था, और ये 3.1 कितनी मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ था? फ्लोट की जो मेमोरी होती है वो होती है 4 बाइट्स की, तो ये 4 बाइट्स की मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया था। अब इसे मुझे अगर डबल के अंदर कन्वर्ट करना है तो डबल तो बड़ा डेटा टाइप है। अब 8 बाइट्स की मेमोरी के अंदर 4 बाइट का डेटा तो बहुत आसानी से जाके स्टोर हो जाएगा, आधी मेमोरी बच भी जाएगी। तो ये जो कन्वर्जन है ये बहुत आसान होगा, तो इसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, यानी ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर हमारे लिए कर देता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? जैसे मान लो मुझे किसी कैरेक्टर की वैल्यू को कन्वर्ट करना है टू सम इंटीजर वैल्यू, तो वो प्रोसेस बहुत आसान है, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है। 1 बाइट के डेटा को 4 बाइट की जगह में फिट करना बहुत आसान है। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। लेट्स क्रिएट 2 वेरिएबल्स, या इनफैक्ट एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैंने लिया अपना ग्रेड, और अभी हमारा ग्रेड है A के इक्वल।
अब इस a को हम एक इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं और सिंपली लिखेंगे इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेड। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो C++ के अंदर क्या होता है, राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट में आकर स्टोर हो जाती है। जैसे जब हमने ग्रेड डिफाइन किया तो ये राइट का a जो है ये इस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो गया। तो अब हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ गई होगी। जब हम सी आउट करवाएंगे इस वैल्यू को, यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड हमारे पास आकर प्रिंट हो गया है 65। मैंने शुरू में भी बताया था कैपिटल ए की ASCII वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए की ASCII वैल्यू होती है 65 के इक्वल। वही वैल्यू मेरे पास आकर प्रिंट हो गई है। अगर यहाँ पर स्मॉल ए होता तो स्मॉल ए की ASCII वैल्यू 97 होती है। तो जब इस कैरेक्टर को हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 97 इन आउटपुट। तो इससे हमें एक चीज़ और कंफर्म हो रही है कि हाँ, मेमोरी के अंदर ASCII वैल्यूज ही जाके प्रिंट हो रही हैं, सही बताया था। उसके साथ में हमें ये भी दिख रहा है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमें तो बस बताना है कि इसकी वैल्यू भाई इसमें जाके स्टोर कर दो, कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली स्टोर कर दी। अब जैसे टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट होता है, हमारे पास एक और टर्म होती है कॉल्ड टाइप कास्टिंग, जो एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट मतलब टाइप कास्टिंग प्रोग्रामर मैन्युअली करता है, ऑटोमेटिकली कंपाइलर नहीं करता। जब भी हम किसी एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम एज अ प्रोग्रामर फोर्स भी कर सकते हैं, भले ही कंपाइलर अलाउ कर रहा हो या ना कर रहा हो। और जनरली टाइप कास्टिंग जो यूज़ होती है वो बिग डेटा टाइप से स्मॉल डेटा टाइप के अंदर डेटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया एक डबल वेरिएबल कॉल्ड प्राइस, तो प्राइस के अंदर हमने स्टोर कर दिया 100.99। अब हम एक इंटीजर वेरिएबल न्यू प्राइस के अंदर प्राइस की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो डबल है ये इंटीजर में टाइपकास्ट हो जाए। तो बेसिकली बड़ी वैल्यू को हम छोटी वैल्यू में टाइपकास्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इंट। तो ये हमारी एक डबल वैल्यू है जिसको हम इंट में टाइपकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये टाइपकास्ट करने के लिए हम पेरेंथेसिस के अंदर अपना नया डेटा टाइप बताते हैं। अब जब हम सी आउट करेंगे न्यू प्राइस विदाउट स्पेस, तो हमारे पास हमारी नई प्राइस की वैल्यू आकर प्रिंट हो जाएगी विच इज़ 100। अब अनलाइक मैथ के अंदर तो क्या होता है, मैथ के अंदर अगर किसी ने लिख दिया 100.99 तो उसको राउंड ऑफ करके हम 101 लिख सकते हैं, लेकिन C++ में ऐसा नहीं होता। C++ में चाहे 100 के पॉइंट के बाद कितने भी 9 लगे हों, वो सारे के सारे कट हो जाएंगे और सिर्फ डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है उसको इंटीजर के अंदर स्टोर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। C++ के अंदर चाहे आप 100.01 ले, चाहे आप 100.9999 ले, दोनों को जब इंटीजर के अंदर टाइपकास्ट किया जाएगा तो दोनों की ही वैल्यू 100 निकल कर आ रही होगी। तो ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ होती हैं कंप्लीटली इग्नोर होती हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइपकास्टिंग। टाइपकास्टिंग हम जनरली काफ़ी सारे डिफरेंट डेटास के लिए कर सकते हैं, और टाइपकास्टिंग को हम आगे देखेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली टाइपकास्टिंग को। पर इस तरीके से कन्वर्जन एंड टाइपकास्टिंग हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि कन्वर्जन इम्प्लिसिट होता है, कंपाइलर करके देता है। टाइपकास्टिंग एक्सप्लिसिट होती है, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब अलग से, जिसको हमें एज अ प्रोग्रामर करना पड़ता है। तो ये तो हमने टाइपकास्टिंग को पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे C++ के अंदर हम इनपुट ले सकते हैं। शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं सी के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक लिखा होता है, और इस लॉजिक का एक ही काम होता है कि इसे कुछ इनपुट लेना है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और फिर कुछ आउटपुट रिटर्न करना है। तो अब हमने आउटपुट रिटर्न करना सीख लिया, हमने थोड़ा बहुत लॉजिक करना भी सीख लिया है कि किस तरीके से हम टाइपकास्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम इनपुट कैसे ले सकते हैं वैल्यूज़ को इनपुट लेने के लिए जैसे हमने सी आउट लिखा था आउटपुट के लिए, वैसे ही हम लिखते हैं सी इन फॉर इनपुट, और हम फिर लिखते हैं अपने ग्रेटर देन वाले दो सिंबल, और फिर जिस भी वेरिएबल के अंदर हम वो डेटा स्टोर कराना चाहते हैं हम उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एज वेरिएबल है, पर अभी हमारे पास एज की वैल्यू नहीं है, तो हमने यहीं पर सेमीकोलन लगा दिया और बस कोड को बता दिया कि एज नाम का एक इंटीजर वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। अभी इस एज के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अभी इसके अंदर कह सकते हैं गार्बेज वैल्यू है। इनफैक्ट इसकी वैल्यू अगर अभी मैं प्रिंट भी करवाऊँ तो इफ़ आई डू सी आउट एज, तो कोई भी रैंडम वैल्यू है वो आकर प्रिंट हो सकती है। हो सकता है 0 भी प्रिंट हो जाए, हो सकता है रैंडम गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास रैंडम कुछ भी वैल्यू आगे प्रिंट हो गई है, इसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो अब अगर एज की वैल्यू मुझे यूज़र से चाहिए,
यूज़र से वैल्यू लेने का मतलब होता है जैसे हम कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, हम गूगल क्रोम पर जाकर चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, तो जब हम सर्च करते हैं व्हाट इज़ C++, व्हाट इज़ कोडिंग, तो वो क्या है, गूगल क्रोम एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ प्रोग्राम हमसे इनपुट ले रहा है। तो वैसे ही हम भी ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो यूज़र से इनपुट ले, तो यूज़र कुछ भी वैल्यू इनपुट कर सकता है। तो वैल्यू इनपुट लेने के लिए लेट्स सपोज मैंने पहले सी आउट किया एंटर द एज, इस तरीके से मैंने सी आउट कर दिया, एंड इनफैक्ट यहाँ पर या नेक्स्ट लाइन नहीं देते हैं, एंड यहाँ पर हम सी इन कर सकते हैं एज। तो बेसिकली सी आउट करके हम बता रहे हैं ये चीज़ एंटर करो, और सी इन में हम उस जो भी डेटा आया होगा एंटर होके उसको एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, और फिर सी आउट करवा देते हैं योर एज इज, एंड यहाँ पर हम अपनी एज की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप ये इतना पार्ट हमें समझ में आया होगा, क्योंकि सी आउट को हम बहुत बार लिख चुके हैं। तो एक बार इस कोड को रन करते हैं। मेरे पास पहले तो प्रिंट होकर आया है एंटर द एज। अब जब तक मैं कुछ इनपुट नहीं एंटर करूँगी कोड आगे नहीं बढ़ेगा, तो मुझे कुछ इनपुट एंटर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने एंटर किया एज इज इक्वल टू 25 यहाँ पे टाइप करके। जैसे इसको एंटर करेंगे वैसे ही अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, योर एज इज़ 25। तो इस तरीके से हम इनपुट, आउटपुट एंड कुछ ऑपरेशन के साथ अपना पूरा का पूरा एक प्रोग्राम बना सकते हैं। अब जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया, लेट्स सपोज मुझे प्राइस स्टोर करवाना है किसी चीज़ का, तो हम लिख सकते हैं एंटर द प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस एंटर हो जाएगा, और प्राइस कोई फ्लोटिंग या कोई डबल वैल्यू हो सकती है। और फिर हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे योर या यू एंटर्ड प्राइस इक्वल टू, एंड यहाँ पर हम प्राइस की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। लेट्स सेव इट, क्लियर इट एंड रन। हमारा प्राइस लेट्स सपोज हमने 99.99 एंटर किया, तो यू एंटर्ड प्राइस इज इक्वल टू 99.99। तो इस तरीके से इनपुट भी लेना बहुत आसान होता है, सिर्फ सीन लिखना पड़ता है। आउटपुट भी देना बहुत आसान होता है, सिर्फ सी आउट लिखना पड़ता है। ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ये ओवरलोडेड ऑपरेटर्स इनको हम कहते हैं, पर ओवरलोडिंग हमें अभी समझ में नहीं आएगी। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन भी अभी समझ में नहीं आएगा। उसका काफ़ी बड़ा हम डेडिकेटेड चैप्टर करेंगे जिसमें डिटेल में बात करेंगे। ये जो सीन सी आउट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की होती है कि ये फंक्शंस होते हैं, पर सीन सी आउट एक्चुअली फंक्शंस नहीं होते, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं उसको भी हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाले चैप्टर में करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अभी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बस भरोसा करके, फेथ करके सीखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये मैंने कर लिया और ये चीज़ ऐसे ही होती है, क्योंकि अभी हम रूल सीख रहे हैं, अभी हम ABCD सीख रहे हैं, अभी हम A and the सीख रहे हैं, अभी हम फुल स्टॉप लगाना सीख रहे हैं। बाद में सीखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने की थी उनका क्या लॉजिक था, वो हमें डिटेल में बाद में समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ तक हमने इनपुट को ख़त्म कर लिया है। तो अब नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कवर करेंगे, ये है हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का काम होता है कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना। ऑपरेटर्स को हमने मैथ के अंदर भी किया हुआ है। मैथ के अंदर हम लिखते थे A+B, तो इसमें ये प्लस क्या होता था, ये प्लस एक ऑपरेटर होता था। हम लिखते थे A-B, तो ये माइनस एक ऑपरेटर होता था। प्लस का काम होता है दो वैल्यूज़ को ऐड करना, माइनस का काम होता है एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। तो इस तरीके से मैथ के अंदर हमने बहुत सारे ऑपरेटर सीखे। वैसे ही C++ के अंदर भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, एक मल्टीप्लाई होता है जिसको हम ये स्टार वाले सिंबल से दिखाते हैं। इस स्टार सिंबल को हम एस्टरिस्क कहते हैं, और एक होता है डिवाइड। ये चारों तो हमने मैथ में पढ़े हुए हैं, इनको यूज़ करना बहुत आसान है। इनफैक्ट जल्दी से एक डेमोन्स्ट्रेशन भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इंटीजर A इज़ इक्वल टू 5 एंड इंटीजर B इज़ इक्वल टू 10। इनफैक्ट इन वैल्यूज़ को हम यहीं पर लिख सकते हैं, B इज़ इक्वल टू 10। एक सिंगल लाइन में कॉमा से सेपरेट करके हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं सेम टाइप के। तो अब मुझे सी आउट करना है सबसे पहले तो A+B। तो मैं इस तरीके से पेरेंथेसिस में, या सिंपल तरीका लेते हैं पहले, इंट सम इज इक्वल टू A+B। तो मैंने क्या किया, A+B दो वेरिएबल्स लिए और उनका सम कैलकुलेट किया, और अब मैं इस सम को प्रिंट करवा सकती हूँ। लेट्स रन दिस कोड। तो मेरे पास 15 आकर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर सम क्रिएट करने की बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ पर A+B भी लिख सकती थी पेरेंथेसिस के साथ, तो डायरेक्टली A+B की वैल्यू मेरे पास प्रिंट होकर आ जाती। तो यहाँ पर पहले तो प्रिंट करवा लेते हैं सम इज इक्वल टू एंड फिर A+B। लेट्स क्लियर इट, लेट्स रन। तो सम इज इक्वल टू 15, तो ये प्लस हो गया।
ऐसे ही हम माइनस कर सकते हैं, माइनस को क्या कहेंगे, माइनस को कहेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू, तो a माइनस बी, या a को 10 कर लेते हैं, b को 5 कर लेते हैं, तो फिर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। 10 माइनस 5 क्या होगा, 5 के इक्वल होगा, तो सम इस बार 15 हो गया, डिफरेंस हमारे पास 5 हो गया। ऐसे ही हम दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं, a इंटू बी लिख सकते हैं, चाहे तो स्पेस भी दे सकते हैं, चाहे तो बिना स्पेस के भी लिख सकते हैं। ये एस्टरिस्क स्टार सिंबल होता है जो हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन देता है। तो प्रोडक्ट हो गया 5 इंटू 10, 10 इंटू 5, 50 के इक्वल। ऐसे ही हम डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा, या डिवीजन कह लेते हैं, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। a डिवाइडेड बाई b के लिए हम सिंपली स्लैश लिखना होता है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास 2 प्रिंट होकर आएगा। इसको क्लियर कर लेते हैं, रन करते हैं, तो डिवीजन में हमारे पास 2 प्रिंट होकर आ गया। अब ये तो 4 काफ़ी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसके अलावा एक और हमने सीखा था लास्ट क्लास के अंदर, विच इज़ द रिमाइंडर ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर को हम मॉड्यूलो कहते हैं। तो अगर हम a मॉड्यूलो b लिखते हैं, तो ये हमें a को जब हम b से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर की वैल्यू ला कर देता है। तो जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो एक बार देखते हैं मॉड्यूलो का क्या आंसर हमारे पास आएगा। दिस इज सपोज टू बी मॉड्यूलो। मॉड्यूलो के लिए हम लिखेंगे a मॉड्यूलो b, तो ये डिवाइड वाला ऑपरेशन हो गया और इसका आंसर आना चाहिए 0 के इक्वल। क्लियर दिस एंड रन। तो मॉड्यूलो आ गया है 0 के इक्वल। अगर यहाँ a की जगह 11 होता, 10 नहीं होता, तो 11 डिवाइडेड बाई 5 का जो रिमाइंडर होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इस बार हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो हमारे पास ये मेजर 5 एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अब इसमें से जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है उसको एक बार थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हम मैथ के अंदर 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, इंटीजर 5 को इंटीजर 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारे पास आता है 2.5। या फिर अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 3.33, इस तरीके से। लेकिन C++ के अंदर ऐसा नहीं होता। C++ के अंदर अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 के इक्वल। ये जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है इसको कम्प्लीटली कट कर दिया जाता है। जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 के इक्वल। डेसिमल के बाद वाले हिस्से को कम्प्लीटली कट कर दिया जाता है। उसको देखते हैं एक बार होते हुए। लेट्स सपोज हम सी आउट कराना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सी आउट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जब हम हवर करेंगे, मुझे पता है 5 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, 2 क्या है, ये भी इंटीजर वैल्यू है। तो जब इनको डिवाइड किया जाएगा, तो जब इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं C++ के अंदर, तो आंसर भी एक इंटीजर वैल्यू ही आता है। तो इसीलिए इंटीजर के अंदर डेसिमल नहीं होंगे, तो इन डेसिमल को पूरा इग्नोर कर देंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे मैथ की तरह। तो इसे जब हम रन करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू ऑफ 2, नॉट 2.5। लेकिन लेट्स सपोज अगर हमें किसी केस में 2.5 चाहिए होता, 2.5 लाने के लिए हमें फिर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने की जगह या तो हमें फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करना पड़ेगा, या हमें डबल को इंटीजर से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, यानी या तो इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड कर दो या इंटीजर को डबल से डिवाइड कर दो। तो जब भी डिवीजन होता है, जब भी ऐड होता है, सबट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जैसे यहाँ डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, तो उनमें से जो बड़े वाला डेटा टाइप होता है रिजल्ट उसी के अंदर आएगा। तो अगर इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट फ्लोट होगा। फ्लोट वैसे साइज वाइज बड़ा नहीं होता, दोनों 4 बाइट्स ही लेते हैं, लेकिन क्योंकि फ्लोट के अंदर डेसिमल पॉइंट ज़्यादा होते हैं, प्रिसिजन ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको हम बड़ा डेटा टाइप लेंगे तो इनका रिजल्ट भी फ्लोट होगा। इस तरीके का डिवीजन होगा तो रिजल्ट डबल होगा, इस तरीके का डिवीजन होगा रिजल्ट फ्लोट होगा, इस तरीके का डिवीजन होगा रिजल्ट डबल होगा। और ये सिर्फ डिवीजन के अंदर नहीं, मल्टीप्लिकेशन या दूसरे ऑपरेशंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो बेसिकली अब 5 डिवाइडेड बाई 2 को या तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखें, इंट a इज इक्वल टू 5 एंड इसको डबल कह देते हैं, डबल b इज इक्वल टू 2, या तो हम इस तरीके से लिखें फिर a और b को डिवाइड करें। तो एक तो ये तरीका है आंसर के अंदर 2.5 लाने का, a डिवाइडेड बाई b, तो आंसर के अंदर इस बार 2.5 आ गया। एक और तरीका है कि अगर कभी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, तो किसी भी एक वैल्यू को हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें समझ में आएगा टाइप कास्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे लेट्स सपोज ये जो फ्लोट है, फ्लोट के आगे मैं लिख देती हूँ डबल। तो मैंने क्या किया, 2 के डायरेक्टली आगे मैंने डबल लिख दिया, तो मैंने 2 को टाइप कास्ट कर दिया टू डबल। तो अब जो मेरा आंसर होगा
मुझे अब ये ए और बी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आंसर होगा वो फिर से 2.5 आएगा, क्योंकि इस बार इंटीजर को डबल के साथ डिवाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके से टाइप कास्टिंग हमें हेल्प करती है जब हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है या किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, पर हमें आंसर किसी और डेटा टाइप में चाहिए, तो उनको फिर हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। अच्छा, जब हम टाइप कास्टिंग करते हैं तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, इंटीजर आंसर इज इक्वल टू इसी वैल्यू को ले लेते हैं और आंसर को प्रिंट करवाते हैं। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा, यहाँ पे आंसर 2.5 नहीं आएगा। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ठीक है, राइट साइड में तो आपने अपना डबल वैल्यू का आंसर निकाल लिया था 2.5, लेकिन जब लेफ्ट में उस 2.5 को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा, तो ये वेरिएबल तो इंटीजर टाइप का है, तो जब 2.5 को आप एक छोटे कंटेनर इंटीजर के अंदर स्टोर करोगे तो डेफिनेटली डेसिमल पॉइंट हट जाएंगे, तो इसीलिए आंसर के अंदर डेसिमल पॉइंट प्रिंट होकर नहीं आए। तो जब भी चीज़ें हो रही होती हैं प्रोग्राम्स के अंदर, उनके पीछे हमेशा एक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ऐसे ही ले नहीं लेना कि ठीक है हाँ आउटपुट आ गया बस ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं होगा। हमेशा चीज़ों का लॉजिक होता है। अब क्योंकि हम धीरे धीरे जर्नी के अंदर बढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के लॉजिक हो सकता है हम इस लेक्चर के अंदर ना कवर करें, हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करें या उससे अगले लेक्चर के अंदर कवर करें, लेकिन हर एक चीज़ का प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ फिक्स्ड लॉजिक होता ही होता है। तो ये तो हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद बात करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी मैथ में हमने कहीं कहीं देखे होंगे। रिलेशनल ऑपरेटर में एक आता है लेस देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो 4 मेन होते हैं। जब भी हमें इक्वल टू चेक करना होता है मैथ के अंदर, तो हम लिखते हैं ए क्या बी के इक्वल है, लेकिन C++ के अंदर हम लिखते हैं क्या ए बी के इक्वल है, हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सिंगल इक्वल टू होता है वो तो यहाँ पे असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। असाइनमेंट कहने का मतलब है जब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जब राइट साइड की वैल्यू, लेट्स सपोज आंसर 20 है, तो जब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन की जाती है, भेजी जाती है, तो उसे असाइनमेंट कहते हैं। तो चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो एक रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल टू होता है, और एक होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं नॉट, एक्सक्लेमेशन का मतलब है नॉट, और आगे इक्वल टू। तो ये हमारे डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आंसर में या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं, ये फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक बार यूज़ करके देखते हैं। मुझे अगर प्रिंट करवाना है 3 लेस देन 5, तो इस स्टेटमेंट को जब हम लिखते हैं तो इसे हमें ऐसे पढ़ना है, क्या 3 लेस देन 5 है? ऑब्वियसली 3 लेस देन 5 है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ट्रू। आंसर होना चाहिए ट्रू, और ट्रू का मतलब क्या होता है? 1। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा 1। पर इसी का अगर हम ऑपोजिट लिख दें, क्या 3 ग्रेटर देन 5 है? तो ऑब्वियसली 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। और फॉल्स कैसे प्रिंट होकर आएगा? फॉल्स प्रिंट होकर आएगा एज 0। तो इस बार हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आएगी एज 0। तो इस तरीके से हमारे लेस देन और ग्रेटर देन काम करते हैं। जैसे लेस देन ग्रेटर देन होता है, वैसे ही लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है? लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, तो आंसर तो ट्रू ही होना चाहिए। तो इसे सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास प्रिंट होकर आएगी ट्रू वैल्यू। जैसे लेस देन इक्वल टू होता है, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अब डबल इक्वल टू देखते हैं। अगर मैं सी आउट करूं 3, क्या 3 के इक्वल है? तो इस केस में ट्रू प्रिंट होकर आना चाहिए। इन्हें कमेंट आउट कर देते हैं। क्या 3 के इक्वल है? यस, 3 इज इक्वल टू 3, तो 1 आएगा, ट्रू आएगा। पर क्या 3 5 के इक्वल है? 5 के इक्वल नहीं होता, उस केस में फॉल्स आएगा। क्या 3 5 के नॉट इक्वल है? क्या 3 और 5 अलग अलग हैं? यस, 3 और 5 अलग अलग हैं, तो इस केस में हमारे पास ट्रू आएगा कि 3 5 के इक्वल नहीं है, ये सच बात है, तो इस केस में ट्रू प्रिंट करवा दो। लेकिन 3 3 के इक्वल नहीं है, ये तो गलत बात है, ये तो फॉल्स बात है, तो इसके लिए 0 प्रिंट करवा दो। तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट होकर आएगी वैल्यू 0 के इक्वल। तो इस तरीके से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं एंड दे आर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल मैथ जैसा ही लॉजिक काम करता है। तो कभी भी अगर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हैं, उनके बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, और ये ऑपरेटर्स हमेशा एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो ये तो हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके अलावा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं।
लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक को हम कहते हैं लॉजिकल और, एक को हम कहते हैं लॉजिकल एंड, एक को हम कहते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल और होता है ये 2 सीधी लाइन, इसको हम लॉजिकल और कहते हैं। इसको टेक्निकल भाषा में हम पाइप ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो वी कॉल इट अ पाइप। तो डबल पाइप जब हम यूज़ करते हैं तो लॉजिकल और होता है। डबल एम्परसेंड, क्या बोला मैंने एंड को? मैंने एंड को बोला एम्परसेंड, इसको एम्परसेंड सिंबल बोलते हैं, पर इसको एंड भी बोल सकते हैं। तो डबल एंड जब हम लिखते हैं तो उसको लॉजिकल एंड कहते हैं, और जब हम एक सिंगल एक्सक्लेमेशन लिखते हैं इसको हम लॉजिकल नॉट कहते हैं। अब लॉजिकल नॉट सबसे आसान होता है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। लॉजिकल नॉट क्या कहता है? लॉजिकल नॉट कहता है कि जो अगर आपका आंसर ट्रू है तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, और आपका आंसर फॉल्स है तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि 3 ग्रेटर देन 1 होता है, मुझे पता है कि 3 ग्रेटर देन 1 होता है, इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, जो बहुत लॉजिकल भी है, 1 आ गया। लेकिन जब मुझे इसका ऑपोजिट चाहिए कि नहीं, मुझे तो अगर ये ट्रू होता है तो मुझे फॉल्स चाहिए, तो मैं आगे नॉट लगा देती हूँ और नॉट के बाद आंसर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मुझे पता है कि 3 लेस देन 1 नहीं होता, इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए, तो एक बार आंसर देखते हैं, इसका आंसर फॉल्स आ गया। लेकिन मुझे अगर फॉल्स की जगह ट्रू चाहिए तो मैंने आगे नॉट लगा दिया और इस बार आंसर ट्रू के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से लॉजिकल नॉट जो भी आंसर होता है उसको रिवर्स करके दे देता है, उसका नॉट करके दे देता है। ऐसे ही हमारे पास लॉजिकल और होता है। अब लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड, इनका जो लॉजिक है वो हमें अगले चैप्टर के अंदर, मतलब जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तब हमें क्लियर होगा कि क्यों इनको हम यूज़ करते हैं। अभी के लिए बहुत थ्योरेटिकल हो जाएगा, पर मैं इसका बेसिक लॉजिक आपको बता देती हूँ। लॉजिकल और को क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली लेट्स सपोज अगर हमें बहुत सारे हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, एक मेरे पास ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट कह रही है कि 3 भाई ग्रेटर देन 1 होता है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है 5 ग्रेटर देन 3 होता है। ये 2 स्टेटमेंट्स है मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि दोनों में से अगर कोई भी स्टेटमेंट सच हो जाए तो मेरे पास फाइनल आंसर ट्रू आ जाए। ठीक है, एक फॉल्स हो गई पर दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो जाए तो फाइनल आंसर ट्रू होना चाहिए। अगर इस तरीके की मेरे पास सिचुएशन होती है तो उस केस में हम लॉजिकल और का यूज़ करते हैं। तो मुझे पता है 3 ग्रेटर देन 1 होता है, ये तो मुझे ट्रू दे देगा, 5 ग्रेटर देन 3 होता है, ये भी मुझे ट्रू दे देगा, तो फाइनल आंसर ट्रू आना चाहिए। और अगर यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 5 भी होता, लेट्स सपोज यहाँ 3 ग्रेटर देन 5 होता, तो मुझे पता है तो फॉल्स होता है, 3 ग्रेटर देन 5 हो ही नहीं सकता, पर फिर भी फाइनल आंसर क्या आएगा? फिर भी फाइनल आंसर मेरे पास ट्रू के इक्वल आएगा। तो और तब यूज़ होता है जब हम कहना चाहते हैं, जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों और मल्टीपल में से कोई भी एक अगर ट्रू हो तो फाइनल आंसर ट्रू हो जाए, मतलब और को यूज़ करना है। इसको देख भी लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 लेस देन 1 होता है, तो ये ऑब्वियसली एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड और मैंने लिख दिया 3 लेस देन 5 होता है, एंड इन सब को एक बड़े पेरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं। तो 3 लेस देन 1 ये फॉल्स है, 3 लेस देन 5 ये ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? मेरा फाइनल आंसर ट्रू के इक्वल आएगा। और अगर दोनों ही फॉल्स हो गए, यहाँ पे भी लेस देन 1 हो गया, तब फाइनल आंसर 0 आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन दोनों में से एक भी सच हो जाता है तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा। एंड इसका ऑपोजिट होता है। लॉजिकल एंड कहता है कि सारे के सारी स्टेटमेंट्स जब सच होंगी तभी फाइनल आंसर ट्रू होना चाहिए, लेफ्ट भी सच हो राइट भी सच हो। जैसे 3 ग्रेटर देन 1 होगा एंड 3 ग्रेटर देन 2 होगा, दोनों स्टेटमेंट सच है, तो मेरे पास फाइनल आंसर एम्परसेंड में ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू आएगा। लेकिन अगर एक को भी हमने झूठ कर दिया, 3 ग्रेटर देन 4 लिख दिया, तो उस केस में आंसर 0 हो जाएगा, उस केस में आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं। इनफैक्ट और एंड की मैं एक टेबल भी बना सकती हूँ जिसके अंदर पूरा का पूरा लॉजिक हमें और समझ में आएगा। वैसे और एंड को डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। लेट्स सपोज और के अंदर अगर स्टेटमेंट 1, अगर हमारा इनपुट 1, ये अगर हमारा रिजल्ट है, ये हमारा इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फाइनल आंसर मेरा फॉल्स के इक्वल होगा। और एंड का लॉजिक क्या कहता है? एंड का लॉजिक कहता है कि अगर ये हमारा रिजल्ट हो गया, दोनों ट्रू हैं तब तो ट्रू आएगा, लेकिन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा।
दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो भी ये फॉल्स रहेगा। तो ट्रू सिर्फ तब आएगा जब दोनों के दोनों ट्रू हों। तो ये डिफरेंस होता है और एंड के अंदर। अब ऑपरेटर्स में एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स को हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद पढ़ रहे होंगे, तो इनको अभी के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको बाद में डिटेल के अंदर हम कवर करेंगे। दीज आर द मेजॉरिटी ऑपरेटर्स जिनको हम पढ़ते हैं। अब एक सवाल छोटा सा हम सॉल्व करने वाले हैं। हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करने का लॉजिक हमने ऑलरेडी फ्लो चार्ट सूडो कोड में देख रखा है। बेसिकली पहला स्टेप क्या होगा कि हम इनपुट करेंगे ए एंड बी, अपने दो नंबर्स। सेकेंड स्टेप होगा कि हम सम कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी। थर्ड स्टेप होगा कि मुझे प्रिंट करवाना है अपने सम को। तो ये तीनों के तीनों, ये हमारा सूडो कोड होता था, बस इसको कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे आप लेक्चर को पॉज भी कर सकते हैं और खुद से इसका पूरा लॉजिक लिख सकते हैं। सबसे पहले तो दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, ए और बी। पहले ए को इनपुट लेंगे, एंटर ए, तो सीन हो जाएगा ए। फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर हम बी को एंटर करवाएंगे तो बी एंटर हो जाएगा। फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। कुछ नहीं किया, बस सूडो कोड में जो लाइनें थी उनको एज इट इज़ बस सी प्लस प्लस के लॉजिक में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। पूरा लॉजिक बहुत आसान है, बस जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब, सिंटैक्स एक शब्द है जो आप बार बार सुनेंगे मुझसे। सिंटैक्स का मतलब है रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, रूल्स ऑफ सी प्लस प्लस। बस उसको सी प्लस प्लस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। एंड फाइनली सी आउट कर देंगे, सम इज इक्वल टू सम, एंड फाइनली एंड लाइन। लेट्स सेव इट, लेट्स रन इट। तो एंटर ए, ए में मैंने एंटर किया 3, एंटर बी, बी में मैंने एंटर किया 10, तो सम इज इक्वल टू 13। हमारे पास 13 प्रिंट हो गया आकर। तो हमने ये पूरा एक प्रोग्राम बना लिया है जो इनपुट भी लेता है, जो कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है सम करने का, और जो कुछ आउटपुट भी रिटर्न करता है। तो ओवरऑल यही प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा। प्रॉब्लम जो है वो चाहे कितनी मुश्किल से मुश्किल हो जाए, स्ट्रक्चर वही रहेगा। कुछ इनपुट लेना है, कुछ काम करना है और कुछ आउटपुट रिटर्न करना है। यही चीज़, यही काम है जिसको हम और नेक्स्ट लेवल एडवांस चीज़ों तक लेकर जाने वाले हैं। अच्छा, जाने से पहले एक और चीज़, ऑपरेटर्स के अंदर हम एक और स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर होते हैं जिसको पढ़ते हैं, वी कॉल इट यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर से पहले बाइनरी ऑपरेटर समझते हैं। बाइनरी में बाय का मतलब होता है 2, यूनरी में यू का मतलब होता है 1। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो नंबर्स को यूज़ करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मुझे ऐड करना है तो ऐड करने के लिए मुझे ए और बी दो नंबर्स चाहिए होंगे। सिर्फ एक नंबर को तो ऐड कर नहीं सकते, दो नंबर्स तो चाहिए होंगे। तो प्लस क्या हो गया? प्लस बाइनरी ऑपरेटर हो गया। मुझे माइनस करना है तो भी दो नंबर चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई करना है तो भी दो नंबर चाहिए, मुझे डिवाइड करना है तो भी दो नंबर चाहिए। तो इन सारे ऑपरेटर्स को जो अभी तक हमने पढ़े, इनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स को एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, मतलब एक ही नंबर चाहिए होता है इन्हें। बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, यानी जब हम लूप्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, लूप्स जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो जब हम लूप करते हैं तो एक ऑपरेशन है जो कोडिंग के अंदर हमें बार बार करना पड़ता है, और वो ऑपरेशन होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1 का, या i इज इक्वल टू i प्लस 1 का, या समथिंग कोई वेरिएबल है इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस 1 का। तो बार बार हमें वेरिएबल्स के अंदर प्लस 1 करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं जिनके अंदर कंडीशन वैसी होती है। जैसे सूडो कोड वाले चैप्टर में हमने सम ऑफ n नंबर्स निकालने का लॉजिक सीखा, या प्राइम नंबर का सीखा, तो वहाँ पे बार बार हमें किसी वेरिएबल के अंदर प्लस 1 करना पड़ रहा था। तो जब हमें इस तरीके की स्टेटमेंट लिखनी होती है, बार बार प्लस 1 करना होता है, तो हम उसको लिखने का एक शॉर्टकट अपनाते हैं, विच वी कॉल ए प्लस प्लस। मतलब प्लस प्लस को हम एक साथ लिख देते हैं। तो ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि ए के अंदर हम प्लस 1 करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्लस प्लस क्या होता है? ये प्लस प्लस मेरा इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर होता है। इस प्लस प्लस को पहले से ही पता है कि इसका सेकंड जो नंबर है वो 1 ही होगा हमेशा। तो ये जब हम ए प्लस प्लस लिखते हैं तो प्लस प्लस को सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, तो इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। अब प्लस प्लस जो है वो दो तरीके से काम करता है। दो तरीके से कैसे काम करता है? एक तो हम लिख सकते हैं ए प्लस प्लस, और एक हम लिख सकते हैं प्लस प्लस ए। दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग होता है।
ए प्लस प्लस लिखने का मतलब है, क्योंकि इसमें प्लस प्लस बाद में आता है, इसको लिखने का मतलब है कि पहले हम काम करेंगे, बाद में हम अपडेट करेंगे। इसको मैं भी करके दिखाऊंगी लॉजिकली कि और डिटेल में। और क्योंकि इसमें प्लस प्लस पहले आता है तो इसका मतलब होता है कि पहले हम अपडेट करेंगे, क्योंकि प्लस 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 वन अपडेट करता है, और बाद में हम काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोड के अंदर देखते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, इसे क्लियर कर लेते हैं। अब मैंने लिखा इंटीजर b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे एक काम हो रहा है। काम क्या है? काम है राइट साइड से b के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, ये मेरा काम है। दूसरी चीज़ जो इस स्टेटमेंट के अंदर हो रही है वो हो रहा है अपडेट होना। अपडेट मतलब कि a के अंदर +1 हो जाए। a के अंदर अगर 10 वैल्यू थी तो वो +1 हो जाए। तो प्लस प्लस अगर बाद में लगा है तो क्या होगा? पहले काम होगा फिर अपडेट होगा। पहले काम होगा मतलब पहले इस b के अंदर वैल्यू जाएगी। तो b के अंदर अगर वैल्यू पहले जाएगी तो जब हम सी आउट करवाएंगे b को तो b के अंदर a की पुरानी वैल्यू जाएगी। तो b के अंदर a की पुरानी वैल्यू मतलब 10 जाकर स्टोर होगी। उसके बाद a अपडेट होगा एंड उसके बाद a अपडेट होके 10 से 11 बन जाएगा। तो जब हम सी आउट करवाएंगे a की वैल्यू तो इस बार हमारे पास 11 प्रिंट होकर आएगा। तो b में 10 प्रिंट होगा, a में 11 प्रिंट होगा। इसको इनफैक्ट हम प्रिंट करवा कर भी देख सकते हैं, a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, लेट्स सेव इट, लेट्स रन। तो b तो 10 है, a 11 है। तो आई होप इसके पीछे का हमें लॉजिक समझ में आया होगा कि जब मैंने लिखा इंट b इज इक्वल टू a प्लस प्लस तो यहाँ पे दो काम हो रहे थे। तो दो काम में से काम सबसे पहले होगा, ये मेन वाला काम। मेन वाला काम मतलब पहले b नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसके अंदर a की पुरानी वैल्यू आएगी। a की पुरानी वैल्यू है 10 के इक्वल। जैसे ये a है, इसके अंदर पुरानी वैल्यू है 10 के इक्वल, तो यही सेम वैल्यू यहाँ आएगी। फिर अपडेट होगा, तो अपडेट होगा तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो फाइनली b के अंदर 10 होगा, a के अंदर 11 होगा। ये तो हो गया a के बाद प्लस प्लस लिखने का मतलब। प्लस प्लस a, यहाँ पे हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि हम लिख दें इंट b इज इक्वल टू प्लस प्लस a। अब जब इंट b इज इक्वल टू प्लस प्लस a हमने लिखा है तो उस केस में क्या होगा? अगर मेरे पास इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है, ये मेरी मेमोरी है, दिस इज a जिसके अंदर 10 है, मैंने लिखा इंटीजर b इज इक्वल टू प्लस प्लस a। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है कि मैं b वेरिएबल क्रिएट करना चाह रही हूँ। अपडेट किसको कर रहे हैं? अपडेट a को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लस प्लस a कहता है पहले अपडेट करो। a को अपडेट करना था तो पहले a को अपडेट करके 11 करो, उसके बाद काम करो। काम क्या है? b को क्रिएट करना। तो b फिर मेमोरी में जाके क्रिएट होगा और अब b के अंदर a की जब वैल्यू आएगी तो b के अंदर 11 वैल्यू आएगी। और इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब मैंने प्लस प्लस a लिखा तो पहले अपडेट होगा, उसके बाद काम होगा। तो अपडेट होके पहले a की वैल्यू 11 बनेगी, फिर b के अंदर जो वैल्यू असाइन होगी वो भी 11 होगी। तो इस बार जब प्रिंट करवाएंगे तो b भी 11 है और a भी 11 है। तो ये प्लस प्लस a एंड a प्लस प्लस के बीच का डिफरेंस होता है। इनमें से जो a प्लस प्लस होता है इसे हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो प्लस प्लस a होता है इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, क्योंकि प्लस प्लस बाद में आ रहा है। प्री का मतलब होता है पहले, क्योंकि प्लस प्लस पहले आ रहा है। तो ये हमारे पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। अब जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। इनका काम होता है -1 कर देना। इनको भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास पोस्ट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो होगा a माइनस माइनस। a माइनस माइनस का मतलब होता है a इज इक्वल टू a माइनस 1। और जैसे प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसका मतलब है माइनस माइनस a। माइनस माइनस a का भी मतलब a इज इक्वल टू a माइनस 1 होता है। बस अगर ये किसी स्टेटमेंट में यूज़ हो जाए तो यहाँ पे पहले काम होता है फिर अपडेट होता है, यहाँ पे पहले अपडेट होता है फिर काम होता है। ये डिफरेंस आ जाता है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। और इस बार प्रिंट करने से पहले ही हम अपने आउटपुट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज a 10 है, इन्हें हटा लेते हैं। a अभी 10 है। a को अगर मैंने किया माइनस माइनस a, तो जब माइनस माइनस पहले आएगा पहले अपडेट होगा। तो a अपडेट होके क्या हो जाएगा? a अपडेट होके 9 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9। तो जब a की अपडेटेड वैल्यू b के अंदर असाइन होगी तो b भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ भी 9 आ जाएगा। जब प्रिंट करवाएंगे तो दोनों के अंदर हमारे पास 9 आएगा। ऐसे इसका ऑपोजिट लें, a प्लस a माइनस माइनस लें
तो पहले काम होगा तो बी के अंदर पहले ए की वैल्यू जाएगी, तो बी के अंदर 10 जाएगा, फिर अपडेट होगा, बाद में अपडेट होगा, तो ए अपडेट होके 9 हो जाएगा। सेव करेंगे, रन करेंगे, तो इस बार 10 एंड 9 प्रिंट होंगे। ए की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी, अपडेट तो होना ही होना है, चाहे अपडेट पहले हो चाहे अपडेट बाद में हो, अपडेट तो हमेशा होगी वैल्यू, लेकिन पहले काम पहले होगा या बाद में होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, या हम पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए इसका आपको यूज़ समझ नहीं आ रहा होगा, पर जैसे ही हम लूप्स को पढ़ लेंगे इसका यूज़ आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने ये सारी पूरी जो कहानी है उसको इतना डिटेल में पढ़ा है। ये टॉपिक जनरली काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, पर ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर ही इसलिए बता दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसे ही लॉजिक हैं जिनके ऊपर पूरी प्रोग्रामिंग बेस्ड है। इसको बाद में कराने का कोई पॉइंट नहीं है, ये अभी से ही हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में, प्रोग्रामिंग की डायरेक्शन में खुलना जो है वो शुरू होना चाहिए। तो ये हमने अपने यूनरी ऑपरेटर्स को कवर कर लिया है। तो एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा कि C++ के अंदर इनपुट आउटपुट किस तरीके से लिया जा सकता है। हमने पढ़ा हमारे वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, हमारे डेटा टाइप्स किस तरीके से काम करते हैं, हमारे ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। जब हम वेरिएबल्स डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं तो मेमोरी के अंदर किस तरीके से हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है जाके। साथ के साथ ऑपरेटर्स के बाद हमने यूनरी ऑपरेटर्स को भी कवर किया है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आज के सेक्शन में हमने पढ़ी हैं, प्लस एक तरीके से हमने एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाना सीखा है कि कैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का जो एक मिक्सचर है वो एक कंप्लीट प्रोग्राम हम लिख सकते हैं C++ के अंदर। तो आई होप कि ये जो लॉजिक है ये हमें समझ में आया होगा, आज का जो लेक्चर है वो हमें समझ में आया होगा। एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दूंगी। सबसे पहला तो जैसे हमने सम ऑफ 2 नंबर्स किया, आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है कि यू हैव टू बिल्ड अ कैलकुलेटर प्रोग्राम एक तरीके से जो डिफरेंस भी कर पाए, जो प्रोडक्ट भी निकाल पाए, मल्टीप्लिकेशन भी कर पाए, जो डिवीजन भी कर पाए और जो मॉड्यूलो भी कर पाए। तो सम तो हमने कर ही लिया था, आपको इन चारों के लिए ऑपरेटर्स हमें ऑलरेडी पता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। तो यू हैव टू राइट अ कैलकुलेटर लाइक प्रोग्राम जो हमारे लिए सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। अब यहाँ पर लेक्चर 2 हमारा ख़त्म होता है। तो इफ़ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड लेक्चर 2 तो आप जाकर लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर अपनी आज की डेट और आपने लेक्चर 2 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो लेट मी नो कि लेक्चर 2 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उतनी अच्छी नहीं लगी, या व्हाट वाज आवर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस लेक्चर, कौन सी नई चीज़ है जो हमें सीखने को मिली। साथ के साथ यू कैन ऑल्सो टैग मी ऑन ट्विटर एंड यू कैन लेट मी नो अबाउट योर प्रोग्रेस फॉर दिस सीरीज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।